देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। करम का मखज़न सखा का मरकज़, अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। करम का मखज़न सखा का मरकज़, अता सरापा जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। और रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाबे शेरे खुदा की बानो, जनाबे शेरे खुदा की बानो, जिना की मलका जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। सरापा रहमत, सरापा राहत, सरापा इफ़अत, सरापा असमत, रसूल अकरम के दिल की ठंडक, बतूलो अज़हर जनाबे ज़हरा। रसूल अकरम के दिल की ठंडक, बतूलो अज़हर जनाबे ज़हरा। और फिदा है साइमा गुलाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, है मेरा दोनों जहां में वल्ला फ़कत सहारा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार फिर आपको सहरी की खसूसी नशरियात अनवार रमदान में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। कराची और दीगर शहरों में जहाँ जहाँ पे ये ट्रांसमिशन के 21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देखी जा रही है, टेलीविज़न के सामने मौजूद तमाम ही नाजरीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाज़रीन को, और बहुत ही काबिल एहतराम मेरे यहाँ पे मेहमानान गिरामी सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही खुलूस, अकीदत, अदब और एहतराम के साथ अब्दुल समद का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज 7 रमज़ानुल मुबारक 1446 सने हिजरी है और हम अपनी सहरी नशरियात में मौजूद हैं। आज जो यहाँ पे शख्सियत मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा, लेकिन हमेशा की तरह हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ सना खानी से करते हैं। और आज हमारे पास जो यहाँ पे सना खां मौजूद हैं और उनकी आवाज़ आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सुनी भी होगी, पढ़ती भी बहुत अच्छा हैं और सरकार की सना खानी का सहरा उनके सर पे सजा हुआ है। मैं मुल्तबिस हूँ इरम फ़ातिमा से कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें।
नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है, कोई शक नहीं है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, अरे इस घराने में मुश्किल कुशा है। लपे हैं तज़किरे पंजतन के, फूल झड़ते हैं मेरी ज़बां से, लपे हैं तज़किरे पंजतन के, फूल झड़ते हैं मेरी ज़बां से, ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा कि अपनी किस्मत पे दिल झूमता है, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। और मेरा भी है कोई दुनिया वालों बेसहारा मुझे तुम ना समझो, मेरा भी है कोई दुनिया वालों बेसहारा मुझे तुम ना समझो, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है, मेरा मुस्तफा है, अरे साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है, मेरा मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, और ये घराना बराउल बरा है। सलामत रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। नाजरीन, मैं तो एक शेर कहूँगा इस पूरे कलाम के बाद कि मैं जब से नौकर इस दर का हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, और इस पर बात ही ख़त्म हो गई। और अब जो यहाँ पे शख्सियत मौजूद हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। शायद हो सकता है कि उनके तारुफ़ का हक़ अदा हो पाए भी या नहीं हो पाए,
लेकिन कोशिश है, आपने उनका नाम सुना होगा, नाम जल्दी नहीं लूँगा, लेकिन पहले कुछ औसाफ होते हैं ना किसी के शख्सियत के, वो तो बताए जाएं। जब औसाफ बताए जाते हैं तो फिर शख्सियत निखर के सामने आती है। आप जिक्र कर रहे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा हाँ ये वही बैठे हुए होंगे, ये वही होंगे। ये कौन है? अगर समाजी लिहाज से देखा जाए तब भी बहुत आगे हैं, सियासत के हवाले से देखा जाए तो तब भी बहुत आगे हैं। और सियासत भी वो ज्वाइन करी कि जिस सियासत के सर पे ख़त्म नबूवत का ताज सजा हुआ है। उनके अकाबरीन ने फांसी को चूमा अपने नबी की ख़त्म नबूवत का नाम लेके। ये वो सियासी पस मंज़र बता रहा हूँ। समाजी हवाले से इस हवाले से कि जितने भी लोग हैं, जब किसी का ज़िक्र होता है तो उनके दिल में एक दर्द होता है, एहसास होता है, ये उनके लिए आगे बढ़ जाती हैं और यकीनन फिर उनके उस ख्वाब को पूरा करती हैं। और ना जाने आज दुनिया में ऐसी कितनी ख़वातीन होंगी, ऐसी कितनी लड़कियां होंगी, और सिर्फ लड़कियां नहीं कि यतीमों के सरों पे शफ़क़त का हाथ भी रखती हैं। और इनकी खूबसूरती है कि इन्होंने उन यतीम बच्चियों को आज अपने पैरों पे खड़ा करके सेल्फ़ डिपेंडेंट बना के उनकी शादियाँ तक देखी हैं। बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, हैं कौन? अपने ख़ानदान में अगर ज़िक्र किया जाए तो सबसे पहली लॉयर है। ख्वाब था इनका कि ये वकील बने, सबसे पहली लॉयर है। और किसके नक्शे कदम पे चलने की ख्वाहिश थी? जो पाकिस्तान की पहली लॉयर थी, जिनका नाम था जस्टिस माजिदा रिजवी। वो इनकी मेंटोर थी। इनका ख्वाब था कि मैं उनकी तरह चलूँ, मैं अपना कैरियर शुरू करूँ ना उनकी तरह करूँ। इन्होंने सियासी पार्टी जो ज्वाइन की वो क्यों की? उनकी जो लीडर थी वो भी शहीद हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को लॉयर बनने में भी और फिर उनको जजेस बनने में भी बहुत स्कोप दिया और ख़वातीन को वो आगे लेके आईं। इनकी पार्टी में बड़ी खूबसूरत सी बात है, ये ख़वातीन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और ये इनको आगे लेके आते हैं। 7 साल के अंदर 600 से ज़्यादा केसेस इन्होंने सॉल्व किए समाजी तौर पे। ये बहुत बड़ी बात है। यतीमों के सरों पे शफ़क़त का हाथ रखा, गरीबों की झोपड़ियाँ आबाद कर दी, जहाँ जहाँ पे जो मसाइल थे उनको हल किया। गोया इस पूरे नक्शे को अगर एक जुमले में समेटूँ तो ये मोहसिन इंसानियत हैं, इंसानियत की मोहसिन हैं। अल्लाह को अगर अपने आमाल में, बंदों के आमाल में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अगर अज़ीज़ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान मजीद, ये इंसान की अपनी ज़ात के लिए है। अल्लाह को सबसे अमल कौन सा महबूब है? जो उसकी मखलूक की खिदमत में गुजारा गया हो। वो कहता है कि तुमने मेरी मखलूक की खिदमत की, मैं तुम्हारे सारे काम खुद कर दूँगा। अब मैं आपको तारुफ़ करवाता हूँ वो कौन है। वो वुमेन विंग डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वुमेन विंग मेंबर रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल, बिलावल हाउस, and also a member of Central Election Committee, Pakistan People's Party, respected Honorable मैम अनीला अंसारी। मैम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपको कैसा लगा आके? थैंक यू सो मच। और आपने ऐसी मेरे बारे में चीज़ें बताई हैं जो मैं भी भूल चुकी थी, पर ये हकीकत है, सच है। और आपने काफ़ी जो है वो रिसर्च करके जो है वो बात की है। सबसे पहले मेरे रब की ज़ात जो है वो सबसे अजीम है, बेशक। और रब ही जो है वो इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त देके भी देखते हैं और इज़्ज़त लेके भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मेरे रब ही का इनाम है कि जब आप किसी के दिल में हुकूकुल इबाद या अल्लाह के बंदों की मोहब्बत डालते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम हुकूकुल इबाद को जो है वो मोहतरम रखते हैं या फॉलो करते हैं। दूसरे रिलीजन्स के लोग को भी मैंने देखा है अपने सारे एक्सपीरियंस के दौरान कि वो भी अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा जो भी तारुफ है वो मेरे रब की इनायत है। बेशक। अल्लाह के नबी की जो है वो बात आपने शुरू में भी कही और बहुत बहुत अच्छी नात जो है वो पढ़ी। ये मेरे रब का एहसान अजीम है। आपने जैसे बताया कि लॉयर बनने का शौक़ था और मैं अपनी फैमिली की फ़र्स्ट, तो मैं अपनी फैमिली की फ़र्स्ट खातून थी जिसने मस्जिद नबवी में कई दफ़ा जो है वो बड़े 10-10 दिन के एहतिकाफ़ किए। तो ये मेरे रब का एहसान है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। तकरीबन 40 ईयर से मेरे रब मुझे जो है वो अपने घर बुलाते हैं और काफ़ी रमज़ान और ईदें की और उसी हवाले से रब ने ख़ुद से जोड़ के रखा। तो ये सारी इज़्ज़त, ये सारी कामयाबियाँ, ये सब मेरे रब की तरफ से हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप जो हैं वो
हमारा सरमाया है, जो यूथ हैं। और आप लोग जब इतनी रिसर्च के साथ जो है वो प्रोग्राम्स करते हैं तो इसका आउटकम इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी सक्सेस आपको में अच्छा देंगे। लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बड़ी पर्सनल थी। वाकई मैंने जस्टिस माजिदा रिजवी के साथ जो है वो अपने करियर का आगाज़ किया। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पर 25 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए कि मैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ 22 जो है साल वो से आप ह्यूमन राइट्स में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 2002 में जस्टिस जी। माजिदा रिजवी ही मुझे लेके गई। तो जेल में ख़वातीन हो, शेल्टर होम के अंदर हो, तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस, जब आप इंसानियत की मदद इस तरीके से करें कि वो अल्लाह की महराज तक पहुँचे, तो आप सोचें कि मेरे रब के पास फिर कमी नहीं है कुछ देने के लिए। मैम आपने 7 साल के अंदर 600 केसेस सॉल्व किए हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब 22 साल तो इनको सिर्फ ह्यूमन राइट्स में काम करते हुए हो गए, पार्टी ज्वाइन किए हुए, अगर मैं गलत नहीं हूँ मैडम कंफर्म करेंगे, 18 साल तो हो गए हैं आपको। हाँ, ऑलमोस्ट 2012 ऑलमोस्ट जो है वो एक्टिवली जो है वो मैंने पार्टिसिपेशन शुरू की। क्योंकि देखिए 22 साल ह्यूमन राइट्स का है, तो वो काफ़ी बड़ा एक पीरियड है। डिफरेंट इदारों के साथ जो जी। है वो जुड़ के रहना और काम करना आपको एक्सपीरियंस भी देता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देता है। हाँ, पार्टी में आने के लिए जो है वो हर एक इंसान को, मुझे ये लगता है कि पहले आप ग्रूम हों, इस काबिल हों कि आप अब किसी इदारे या पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो मुझे लगता है कि अब वो सही वक्त है कि जिसमें मैं अपनी पार्टी के लिए जो है वो कुछ कर सकूं और कुछ कर पाऊं। और पार्टी का मतलब ये होता है कि अवाम, हम अवाम हैं, मैं भी उसी अवाम का एक हिस्सा हूं। हम अवाम ही इलेक्शन लड़ते हैं, ऐवानों में जाते हैं और अवाम के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ऐसी तो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बात की, ये शहीदों की जमात है और बीबी शहीद जो हैं वो सबको पता है, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। बिल्कुल भी रब नहीं। ने उन्हें शहादत के रुतबे भी फाइज किया। 2 दफ़ा जो है वो मुस्लिम उम्मा में जो है वो फर्स्ट वजीर आज़म रहीं। ऐसी आप है। ये देखें कि यूएस के इलेक्शंस हुए, कितनी दफ़ा हिलरी क्लिंटन और दूसरी जो हैं ख़वातीन ने कोशिश की, पर जब जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत सेक्युलर और आज़ादी पसंद हैं, उनके पास अभी तक कोई ख़वातीन प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये बड़ा एजाज़ हासिल है। और ये बीबी क्रेडिट शहीद जो को है मैम, क्रेडिट भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनको जाता है कि उनकी वजह से जो पहली खातून जस्टिस बनी थी वो जस्टिस उनकी बनी। वजह से बनी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन्होंने जजेस खवातीन जो हैं वो बनाई, वुमेन पुलिस स्टेशन, जी। वुमेन बैंक्स बनाए, फिर लेडी हेल्थ वर्कर्स, फिर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उन्हीं का बनाया हुआ। और जब हम भुट्टो साहब की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो भुट्टोइज्म के ऊपर रिसर्च करते हैं, जी। रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल में हमारे पास रिसर्च बेस्ड सारी जो है वो इंफॉर्मेशन है। तो भुट्टो साहब का आपने कहा कि ख़त्म नबूवत पे जी। उन्होंने कहा कि मेरे जूते की नोक पे और ये मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने उनको चुना कि उनसे ये काम मेरे रब ने लेना था। और हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं उनकी पार्टी से हूँ और उनके ऊपर जो है वो हम रिसर्च कर रहे हैं और उनके मिशन को हम आगे पहुँचा रहे हैं। यही बात है ना मैम, हम शहीदों के वारिस हैं ना असल में। तो हमने तो मेरे तो शुरू ही उस जगह से कर दिया कि आप इख्तिलाफ क्या, कैसा इख्तिलाफ रखेंगे जब ये काम हो, और जब काम किया जाता है तो इख्तिलाफ नहीं रखे जाते। ये याद रखिएगा, चाहे वो मसला की हो या पार्टी हो। आपने जब देखना अपने काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो फिर आप भी एक फ़र्द ही हैं। और फिर दूसरी बात मैम के लिए जो मैंने जहाँ तक रिसर्च की, मैंने जहाँ तक पढ़ा, 2002 के अंदर जो एक शेल्टर होम बना था, पना शेल्टर होम के नाम से, वहाँ से मैम को बड़ी पजीराई मिली और वो खुद इनके बारे में बता दे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 2000 मैंने जस्टिस माजिदा रिजवी को 2000 में जो है वो जब जस्टिस रिटायर्ड हुई तो वो एडवोकेट जनरल सिंह के साथ उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इन्हीं के साथ अपना करियर स्टार्ट करना है। तो उन्होंने मुझे जो है वो ट्रेन किया, सिखाया, और जो पन्हा शेल्टर होम है उसमें भी वो मुझे लेके गई। जी। 2002 के जनवरी में मैं एज ए इन हाउस लॉयर गई। जी। फिर 2 मंथ्स बाद जो है मैं, क्योंकि हमेशा ये मेरे रब ने बड़ा अपना करम किया हुआ है कि डोमिनेटिंग पोजीशंस पे रही, तो 2 महीने बाद मैं वहाँ की फिर ओवरऑल इंचार्ज और मैनेजर हुई। तो 2007 तक 7 इयर्स में वहाँ पे रही। और बड़ी वो डिमांडिंग और बड़ी, आप जिसको कहते हैं कि अल्लाह के लोगों के मसाइल हल करने का जो वो एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ से मैंने बहुत सीखा।
वहाँ पे हमने बड़े केसेस डेयरिंग अंदाज में जो है वो निभाए। बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स जो हैं वो बाहर वेट कर रहे होते थे। जब आपके पास सच्चाई हो, आपके पास ईमानदार क़यादत हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मिशन जो है वो आपका इम्पॉसिबल होगा। या आपकी जो एक सोच है, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ता है कि जब आप खुद से ऑनेस्ट हैं तो आप हर एक के साथ ऑनेस्ट होंगे। अल्लाह ताला भी कहते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करता उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप एक सोच रखते हैं कि नहीं, मुझे लोगों के लिए काम करना है और उन लोगों के लिए करना है जो मेरे रब की मखलूक है, तो फिर मेरे रब जो है वो आसानियाँ खुद बनाते हैं। क्या बात है, मैडम ने सारी बातें बता दी, एक बात नहीं बताई, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इत्तेफाक ज़रूर करेंगी। वो कौन सी बात है कि जब ये इन हाउस जॉब कर रही थी ना पनाह शेल्टर होम में, तो वहाँ पे इनको बहुत पैसों की भी ऑफ़र्स की गई थी, लाखों रुपए की ऑफ़र्स की गई थी। ये वो खातून है जिन्होंने कहा मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं खिदमत करूँगी। मैम ये बात हकीकत है? ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तकरीबन आप सोचें 2002 की ये बात है, तो मोर देन 23 ईयर्स ऐसा है। हमारे पास एक फैमिली आई थी जी, 7 मेंबर्स की, वो विडो मतलब बेवा औरत थी, उनके साथ उनकी बच्चियां थी, शिकारपुर से, और ये एक बलूचिस्तान के रिमोट पशीन से आई थी। तो उनके पीछे जो है वो एक काका ट्राइब था, तो वो कहते थे ये आप हमें दे दें, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सेल किया गया था पैसे दे के। खैर वो किसी तरीके से शेल्टर होम पहुँची। तो वो केस मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक अहम केस है। तो उन्हें हमने रखा, बड़े लोग आए, उन्होंने हमारे स्टाफ को भी ब्राइब किया, आपको हम हज कराते, उम्रा कराते, ये करते वो करते। मैंने कहा नहीं। आप सोचिए, उसमें देखिए मैं सिर्फ एक अकेले उसमें नहीं थी, जो मेरे ट्रस्ट था जिसमें माजदा रिजवी, पूरा एक बोर्ड था, नादरा पंजवानी, ऐसे उसके अंदर लोग थे जो रब के सेलेक्टेड लोग थे, नेक, ईमानदार और लोगों के लिए बगैर किसी मफाद के काम करने के लिए वो थे। तो ये खातून का बड़ा हुआ, फिर एक वक्त आया कि नहीं, शेल्टर होम से कहीं और रखना पड़ा। 4-5 मंथ्स उन्हें वहाँ रखा। अब वो थी मेनली एक हमारे करीबी पड़ोसी मुल्क से। आप सोचिए, उनके फिर रिश्तेदारों ने हमें जो है वो अप्रोच किया, जिस खातून का ना NIC था, ना कोई उसके वेयर अबाउट से शौहर नहीं था, उसका हमने NIC बनाया, उसको पासपोर्ट बनाया, और उस मुल्क का वीज़ा जो नामुमकिनात में से है, वहाँ का वीज़ा लगाया। इंडिया का? हाँ, ये आप समझें। वहाँ उसकी फैमिली जो है वो उसका आज भी मुझे उस खातून का याद है कि बाजी जब मैं अपनी फैमिली को वहाँ देखूंगी, आप सोचें आपने हज किया, ये 2007 की बात है। हमने उनको, बड़े गवर्नमेंट के लोगों ने हमारी बहुत मदद की, बहुत लोग इन्वॉल्व रहे। और जब वो पहुंची उधर और अपने जिस शहर में वो उतरी, तो उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया। उसने कहा बाजी मैंने अपने घर वाले देखे, आप समझे आपने हज किया। तो वो बड़ा ज़बरदस्त। आज उस औरत के बच्चे दुबई में हैं, बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं। तो ऐसे लातादाद केस है कि जिनका जो है अल्फाज नहीं है कि हम उन्हें बयान कर सकें। वक्त कम है, नहीं तो मैं तो मैम के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन नहीं है। नाज़रीन, अब जो हमारे साथ सना खां मौजूद हैं, ये कौन हैं? इन्होंने इंडिया कोलकाता के अंदर एक ऑनलाइन नात मुकाबला हुआ था जिसमें पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे पोजीशन भी हासिल की थी। मैं यहाँ पे मुखातिब हूँ मोहम्मद इमरान सुल्तानी से कि वो सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। गुल अज़रो ख़ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गुफ्त हाका के चे खुश कंदा हकीकी यमनीरा 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 खैयाते अज़ल
तो ऐ जामय सर्वे चमनिरा 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 दर इश्क तो दान शिकस्त अस्तबव फात तू जाम रसानींद अवेसे करनीरा 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 करनीरा। सुभान अल्लाह, बहुत ही मुश्किल कलाम है ये, और इन्होंने बहुत ही सहल तरीके से, बहुत ही आसानी से पढ़ा है माशाल्लाह। और ये जो दर बदर होते हैं ना, उनको जब ये दर मिलता है ना तो उनकी किस्मत भी संवर जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पे वक्फा हुआ है एक ब्रेक का, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। दौरान वक्फ़ा जो हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए सना खां मुस्तफ़ा, जिनका नाम हाफ़िज़ फ़हद अत्तारी है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है मतला में ये शक क्या था। वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था। वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था। मतला में ये शक क्या था। वल्लाह रज़ा सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये कलाम मुझे बड़ा पसंद है और इसमें ना एक शेर है, और वो शेर पढ़ने के बाद मैं अपने दूसरे सना खां को दावत दूंगा। वो शेर क्या है कि मुजरिम को ना शर्माओ अहबाब कफ़न ढक दो। मुजरिम को ना शर्माओ अहबाब कफ़न ढक दो। मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और मैं इसी के साथ जो है, वो मेरे साथ यहाँ पे एक और सना खां मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद उसामा अल खैर। मैं आपसे भी मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें।
हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है हर रोज शबे तन्हाई में सजदों की कमाई एक तरफ तैबा की गदाई एक तरफ सजदों की कमाई एक तरफ तैबा की गदाई एक तरफ हर चीज क्या बात है। मेरे सुभान अल्लाह। जाती है जो दर पे नबी के जाता है हर रोज शबे तन्हाई में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इस कलाम से एक शेर याद आया कि मेरा ज़र्फ़ कहाँ तेरी ज़ात कहाँ, मेरी फ़िक्र कहाँ तेरी बात कहाँ, अदना सा एक भिखारी हूँ, यही निस्बत है यही नाता है। मैं बिला ताख़ीर अपनी जो मेहमान हैं उनकी तरफ बढ़ूँगा और बहुत ही खूबसूरत बात चल रही थी। अब जो बात करनी है वो कौन सी है? अब बात ये करनी है कि जब 2002 के अंदर शेल्टर होम में आपने इन हाउस जॉब की तो वहाँ पे ऐसे कौन से केसेस थे, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी जिनकी बिना पे वो इदारा बनाया गया और उन इदारे के ऊपर काम किया गया। देखें, इदारे कब बनते हैं? जब मामलात दरपेश आते हैं। पहले मामलात को देखा जाता है, फिर उनको हल करने की सोची जाती है, जब उनके लिए सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं तो फिर इदारों को बनाया जाता है। और जब तक ये इदारे मजबूत नहीं होते तब तक काम नहीं होते। ये 2002 का वो इदारा है कि जब आप इसमें इन हाउस जॉब कर रही थी, आपने उन पॉलिसीज़ को, वो ये ख़ुद बताएंगी कि कौन सी थी, और वो चीज़ें आज भी हैं, एज इट इज़ हैं, थोड़ी बहुत कमी आई है। उनके सॉल्यूशंस भी मैम से जानेंगे और पूछेंगे कि वो कौन सी 3 से 4 पॉलिसीज़ थी जिन पे वो इदारा बनाया गया था। देखें समद, अगर हम 2000 सन की बात करते हैं और अभी हम 2025 में हैं, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशंस थी ना, वो उस वक्त बहुत बुरी थी, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। तो ये जो शेल्टर होम बनाया गया, इसका जो नीड एनालिसिस हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कराची में काम करती थी, कोई रेप के विक्टिम के लिए कर रही है, कोई लीगल एड दे रहा है, कोई जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्प दे रहे हैं, तो उन सब ने बैठ के ये सोचा कि एक ऐसा इदारा हो जहाँ पे इन औरतों को रखा जाए। ठीक है, ना सिर्फ रखा जाए, उनको वहाँ पे आप मेडिकल हेल्प दें जी, उनको आप शेल्टर होम दें जी, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दें, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और सब लीगल एड दें। और सबसे अहम चीज़ थी वो थी उनकी रिहेबिलिटेशन विद इन द सोसाइटी दोबारा। ठीक है, देखें कोई भी खातून जी बहुत एक्सट्रीम पे आके अपना घर छोड़ती है या अपने बच्चे या शौहर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खातून जो है कोई बुरी खातून है
या उसने किसी वजह से जो है अपना घर छोड़ा है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, उसके बाद कोई खातून जब कदम उठाती है, और बहुत सी खवातीन उस वक्त की अगर हम सिनेरियो में बात करें तो औरतों को देखें, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, या सोशल मीडिया हम उस टेक्नोलॉजी के दौर में नहीं रह रहे थे, तो औरतों को सबसे पहले अपने लीगल राइट्स नहीं पता थे, और फिर ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में ऑनर किलिंग और कारोकारी के बहुत ज़्यादा केसेस होते थे। ख़वातीन को बहाना लेके जो है, अगर उनकी जायदाद उनको नहीं दे रही है तो उनको कारी कर दिया, अगर शौहर से वो अलहदगी चाहती हैं तो उनके ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगा के जो है वो उनको कारोकारी के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, गैरत के नाम के ऊपर मारा जाता था। तो जब ये सारी एनजीओज़ बैठी, उन्होंने ये किया कि हमें ये एक ऐसा शेल्टर होम चाहिए, तो ये शेल्टर होम बना, और इसकी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल जो थी वो इसकी मेजर डोनर थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो अडॉप्ट किया, उसकी फंडिंग की। उसके बाद जब सोसाइटी में ये शेल्टर होम, और ये सबसे पहले जो है ये सिंध में कराची में बना, उसके बाद लाहौर में भी दस्तक के नाम से है अभी भी, तो उसमें जो है ये आसमा जहांगीर वगैरह उसको रन करते थे। तो औरतों की मुश्किलात को देखते हुए कि उनके लिए एक ऐसा इदारा हो जहाँ पे वो महफूज हों, और उस इदारे को महफूज बनाने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके उनकी नेटवर्किंग में जो है वो काम किया जाता था, अभी भी काम किया जाता है। और उस शेल्टर होम की सबसे ज़्यादा जो एक खुश नसीबी है कि उसका जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं वो बहुत डेड ऑनेस्ट लोग हैं, माशरे के लिए उनकी बहुत, और पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा मैडम, जब वो इदारा बना था तो देयर इज़ द 4 विक्टिम्स, जो 4 थे, उनमें एक जो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे था वो फोर्स मैरिजेस का था, दूसरा जो था वो हैरेसमेंट था, तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस पे काम आप कर रही थी, और चौथा जो रेपिस्ट थे, जो रेप्स वगैरह हो रहे थे। ये 4 मेरा जहाँ तक ख्याल है ये मेन थे इश्यूज जिस पे आप वर्किंग कर रही थी। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो आज भी फोर्स मैरिजेस हैं, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि हैरेसमेंट के केसेस आज भी होते हैं, और तीसरी चीज़ जिस तरीके से कराची और अंदरून सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा बच्चियों के रेप के ऊपर आपने देखा रिसेंटली कितने सारे केसेस हुए थे, अब जाके शुक्र है कि थोड़े से बेहतर हो गए, और एक डोमेस्टिक वायलेंस। तो कहाँ तक ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है, और ये कब तक होगा, कब तक वुमेन्स अपने राइट नहीं लेंगी, या कब तक ये एक फ्रीडम कब आएगा? देखें, अगर हम 20 और 25 साल पहले का वक्त देखें और अब बहुत फ़र्क है, तरक्की है, सोशल मीडिया के आने की वजह से, हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो ख़वातीन की ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस थी उनकी हालात में जो मुझे अपना एक्सपीरियंस इस वक्त लगता है सुधार आया है। अब औरत को पता है कि ये इदारे मीडिया ने इसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले किया। देखिए वो जो मुख्तारा माई का केस था, इस तरह के कई केसेस थे जिनको हाईलाइट किया गया और बताया गया कि ये एक इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस एक इशू है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक लफ्ज डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, ये पूरा एक सर्कल है जिसके अंदर आपका मेंटल वायलेंस है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती, मारपीट की जाती है, हैरेसमेंट भी होती है। जरूरी नहीं है कि हैरेसमेंट बाहर निकलेंगे तो होंगी, विद इन द हाउस भी होती है। लड़कियों को तालीम की इजाज़त नहीं दी जाती, और फिर चाइल्ड मैरिजेस के अलावा जो है वो बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट थी ना लड़कियों की खास तौर पे, वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो उस शेल्टर होम में इस तरह के केसेस भी जो है वो आते रहे हैं, तो वो उस वक्त की एक ज़रूरत थी। अब मुझे लगता है कि काफ़ी इन केसेस में देखें एक ड्रास्टिक चेंज तो आया है, पॉलिसीज, मीडिया, सोशल मीडिया, फिर एजुकेशन नहीं लड़कियों को हासिल करने दी जाती थी, तो अब ये मुझे लगता है कि बेहतरी आई है, और बेहतरी की जो है वो ज़रूरत है। देखिए, सिंध की अगर हम बात करें, सिंध से ज़्यादा पंजाब में जो है ना वो औरतों के ऊपर बड़ा हीनियस डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और रेप के केसेस भी जो मुझे लगता है, क्योंकि हम ऑल ओवर पाकिस्तान में काम करते रहें, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी जो है हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मुल्कों में काम किया, तो सिंध में मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, पर एज सच वो नहीं है जो आज से 20 और 25 साल पहले वाक़यात और केसेस होते थे। ठीक है मैडम, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम अगर ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जाएँ कि जो इन बच्चियों के लिए, या एक होता है ना कानून होता है, वो प्रॉपर बनना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पेरेंट्स उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे, मेरा एक आइडिया ये आप बेहतर जानती हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहे, उनके ऊपर बाकायदा हम काम करें,
अब अगर एक बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको एक फ्रीडम के तौर पे उसको एक सेफ़ हेवन भी दिया जाए और वहाँ पे वो पढ़े भी और पढ़ के अपना फ्यूचर कैरियर भी बनाए, इसको फ्रीडम कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर ख़वातीन हमारे माशरे का ये अलमिया है, कहते हैं कि मैं माजरत के साथ ये प्रोग्राम भले लाइव जा रहा है, कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर खड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था मैडम कि जैसे तैसे चला लिया, निभाना ही है ना, तो वो आ गई। अब आज क्या होता है कि लड़की पढ़ी लिखी अच्छा स्टैंडर्ड की देख रहे हैं, फिर जॉब वाली देख रहे हैं, यार ये मुझसे ज़्यादा कमाती है। ये वो इश्यूज़ होते हैं अगर वो एक क्या नाम है वेल फैमिली में चली गई और नहीं गई। और दूसरी बात, अगर वो अर्निंग कर रही है तो फिर उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। फिर एक ये चीज़, यार ये तो कमा के लाती है, ये जुमला सुनने को मिलता है मैडम। ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है उसको कंटिन्यूसली। फिर वो अपना घर भी संभाल रही होती है, वो अच्छा अर्निंग किसके भी हाथ पे करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड बोलता है। अब जब हस्बैंड बोलता है तो पूरा घर उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये एक वायलेंस बहुत, तो इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस होने चाहिए। एवरेज जो इस टाइम पे डाइवोर्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा है मैडम, वो बढ़ गया है। वो बढ़ गया है। देखिए वो इसलिए बढ़ा है कि माशरे में ओवरऑल जो है ना आप बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, अदम बर्दाश्त का जो तनासुब है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके पीछे भी इंडिकेटर्स हैं कि आपकी महंगाई बढ़ी है। पहले एक बंदा जो है वो घर में कमाता था और 10-12 लोगों की वो कफालत करता था। अभी हर फैमिली मेंबर काम कर रहा है, औरतें भी कर रही हैं, औरतों में बेटी, माँ भी शामिल है, बीवी भी शामिल है, सारे लोग शामिल हैं। तो जब ये सारे लोग मिलके अब इनकम अर्निंग होती है तो फिर आगे घर चलता है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इस वक्त हम बात करें कि ये वो पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए काम किया। लेजिस्लेशन की चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो 1979 का आइन था, उसके अंदर जो है वो तरामीम की गई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की के। और इस जब ये केसेस होते हैं कि अगर किसी बच्ची को फोर्स मैरिज हो रही है या करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस भी इन एक्शन आती है, क्योंकि जब अमेंडमेंट आई चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में तो बच्चियों को भी जो है वो एक लीगल प्रोटेक्शन मिली। देखिए एक हेल्पलाइन है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, अगर कोई इस तरह की ख़वातीन हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की उस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकती हैं। वो उनको सुनते हैं, फिर उनको वो रेफ़र करते हैं। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, फोर्स मैरिज का है, बच्ची को तालीम नहीं दे रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ऑनर किलिंग का है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन या सिचुएशन है, तो फिर उनके लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो राब्ते हैं। शेल्टर होम में अगर किसी को भेजना है तो वुमेन डेवलपमेंट में कॉल गई, वो सुनते हैं अपने उस कॉल सेंटर पे, फिर वो रेफ़र करते हैं किसको शेल्टर होम की ज़रूरत है, किसको लीगल हेल्प की। देखें सिंध गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जेल की औरतों के लिए ना सिर्फ उनके ज़मानत के पैसे जो बेल मनी कहलाती है, और उसके अलावा जो है जो इनको फ्री लीगल एड दी जाती है। जब प्रेसिडेंट जरदारी 2008 में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे ज़्यादा फंड्स और काम जो किया वो स्पीडी जेल रिफॉर्म्स के ऊपर किया। उसके तहत सिंध की तमाम जेलों के अंदर जो भी ख़वातीन और बच्चे हैं उनको फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट करता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको जो है वो फंड दिया जाता है, फिर वो फ्री लीगल एड विद इन द जेल जो है वो देते हैं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्फाज नहीं है मेरे पास, तो कोई वर्ड नहीं है। इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ऑल क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और एक मैसेज जो आज अपनी ट्रांसमिशन से देना चाहूँगा वो ये कि देखो, माँ हो, बहन हो या बेटी हो, ये बड़ी मोतबर होती हैं, इनके रुतबे बड़े आला होते हैं, जिन्हें तुम कुछ नहीं समझते। रब ने उनके कदमों में जन्नत को रखा हुआ है। तो अपनी बेटियों को इतना स्कोप दें कि वो आगे बढ़ें, और अगर किसी स्टेप पे वो फंस जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, तो फ़र्ज़ बनता है बाप का, भाई का, कि वो उनको सपोर्ट करें। और जुल्म जहाँ पे देखो वहाँ पे बोलो। क्यों? क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का चल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौला अली ने फरमाया था। और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसमिशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम अनीला अंसारी। इसी के साथ जा नहीं रहा, ट्रांसमिशन का अख्तिताम हम अपनी सनाखानी से करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उस्मान कादरी, और यहाँ पे आप अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को इजाज़त दीजिए इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी जालियों के नीचे तेरी